तो आजकल एक आप देखें कि पर्यावरण परिवर्तन का दौर है। अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट है। जब ठंड होनी चाहिए तब गर्मी हो जाती है, जब गर्मी हो तो ठंड होती है, जब बरसात होनी चाहिए तो नहीं होती है। तो इस तरह के जलवायु परिवर्तन के दौर में हम किसानों को कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, कैसे ऐसे अपने सूक्ष्म जीव उत्पाद ला सकते हैं जो किसानों को उनकी फसल को तात्कालिक रूप से बचाव देने में सक्षम हो सके। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए जैसे कहूं कि अगर आपको पानी देना है धान में या गेहूं में और संयोग से लाइन नहीं है या एक हफ्ता आपकी व्यवस्था नहीं है पानी देने की, तो पौधा एक हफ्ता अपने आप को एडजस्ट कर ले, उस चीज को झेल जाए। जैसे हमको अचानक से गर्मी पड़ती है तो हम उसको टॉलरेट कर पाते हैं, ठंड पड़ती है करते हैं। हमारे लिए बहुत सारे उसके लिए ह्यूमन बींग्स के लिए तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन पौधा तो आपका खेत में है ना, स्थूल रूप में खड़ा है, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए जो हम उसको जड़ों के माध्यम से, सूक्ष्मजीवों के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसके लिए बायो प्राइमिंग टेक्निक से, सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, बनाए जा सकते हैं, जिन पर चर्चा होगी, जिससे कि भविष्य में जो टेम्परेचर स्ट्रेस है या ड्रॉट स्ट्रेस है या सॉइल में किसी और तरह का एबायोटिक स्ट्रेस है, तो उससे हम पौधे को बचा पाएं। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। और इसके अलावा कुछ और शोध के बिंदु होंगे, जैसे कि हम बात करें तो डाइवर्सिटी स्टडी जो है, प्रदेश की, देश की जो जैव संपदा है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर भी हम आपसे मतलब वहाँ पे चर्चा होगी। और 2 दिन की ये बैठक है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इस बैठक में हमारी तरफ से दिए जाने वाले समाचार को उचित स्थान मिले आपकी मीडिया में, दोनों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में। साथ में आजकल डिजिटल मीडिया, अगर आप किसी भी तरह का यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कोई और वेब लिंक चलाते हैं, वेब पेज चलाते हैं या कोई न्यूज पोर्टल चलाते हैं, तो मेरा अनुरोध आप लोगों से है और आपके माध्यम से आपके अन्य जो मीडिया बंधु हैं, मीडिया कर्मी बंधु हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप इसे स्थान दें, जिससे कि इसको एक व्यापक वो मिले, प्रचार प्रसार मिले और साथ ही हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो आम जन तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आपसे एक अनुरोध है। और अब इसमें अगर आपको कुछ पूछना है। किसान भी आएंगे कार्यक्रम में? नहीं, ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से हमारा शोध आधारित कार्यक्रम है, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे, देश में अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य संस्थानों में भी किए जाए कार्यों की शोध समीक्षा होगी और भविष्य की रूपरेखा बनेगी। इस कार्यक्रम के बाद आने वाले समय में हम 4-5 किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं। साथ ही किसानों के लिए गोष्ठी और उनको तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए ब्यूरो की योजना है कि वो कार्यक्रम होगा इस रूपरेखा के बनने के बाद। तो ये जब रिव्यू हो जाएगा, इसके बाद जैसा भी निर्देश इसमें आएगा फाइनली, उसके हिसाब से हम लोग किसानों के लिए कार्यक्रम करेंगे। देखिए, ये वैज्ञानिकों का देशव्यापी कार्यक्रम कहा जाता है। वैज्ञानिकों का देश, हाँ, जैसे किसी भी चीज की, जैसे आप समझते हैं कि एक अगर इसको हम एनालॉजी की बात करें या कंपेयर करें, तो जैसे आप कहते हैं कि राजनीति में चिंतन शिविर होता है या आपके अन्य क्षेत्रों में योग में या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये उसी तरह का एक वो है जहां पे कि हम अपने आप को रिव्यू करते हैं, जो कमियां हैं उस पर संयुक्त रूप से चर्चा करते हैं, इवेलुएट करते हैं, आगे की योजना बनाते हैं। अच्छा, अभी तक कितने सूक्ष्म ऐसे हैं जो यहाँ से किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं? किसानों को देखिए, सूक्ष्म जीव उत्पाद आज की डेट में हमारे पास लगभग 22 से अधिक उत्पाद हैं जो किसानों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 7-8 उत्पाद प्रमुख रूप से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। न सिर्फ मऊ की जनता को, बल्कि यह देश में अनेक सुदूर क्षेत्रों में भी हमारा ये उत्पाद अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ये उत्पाद यहीं तक नहीं, बल्कि जो हमारा हिल का सीमांत क्षेत्र है, जैसे कि कारगिल, लेह लद्दाख, कश्मीर, वहां पर भी हमारे उत्पाद जा रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं, उनको तकनीकी भी दे रहे हैं, उत्पाद भी दे रहे हैं और उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। वहां के किसानों को हम
इस बात के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि लेह लद्दाख में बड़ी संभावना है कि हम उनको ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम सपोर्ट करें और वो एक भविष्य में डेवलप हो पाए। इसी तरह हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में जो 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इसके बाद नागालैंड है और मिजोरम है, तो इन सारी जगहों पे आसाम का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको लेते हुए वहां पर भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां भी हम ये उत्पाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से किसानों तक पहुंचा रहे हैं। आपके प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से, चूंकि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो हमारे मऊ जनपद में तो नहीं है, तो जो नियरेस्ट है हमने वो सोनभद्र में रेणुकूट में आदित्य बिरला टेक्नोलॉजी रूरल टेक्नोलॉजी संस्थान है। ये आदित्य बिरला ग्रुप का जो इनकी वो है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, उनका एक ग्रामीणों के लिए टेक्नोलॉजी संस्थान है। उनके सहयोग से हम प्रतिवर्ष नियमित रूप से उनको इसमें प्रेरित करने के लिए कि रसायनों के कम उपयोग से उपज कैसे लें और उनको कैसे इसका फायदा पहुंचे, वो कर रहे हैं वहां पर भी। ये नहीं सर, मैं ठीक है, आपके काउंटर से सेल हम नहीं कहेंगे, हम किसानों को देते हैं एक बहुत ही न्यूनतम लागत से भी कम मूल्य पे। कोई भी किसान चाहे तो 50 रुपए के भुगतान पे उसे 1 एकड़ के लिए जो है वो हमारा जैव उत्पाद उपलब्ध है। 1 एकड़ खेत के लिए उसको सिर्फ 50 रुपए खर्च करने होंगे। कोई भी किसान आए। 22 तरह के हैं, ये सभी 22 तरह के हैं। 22 तरह के हैं। इसमें एक ही बात है कि उस किसान को टेलीफोन से मुझे 3-4 दिन पहले बताना होगा कि उसको क्या उत्पाद चाहिए, क्योंकि ये जीवित संरचनाएं हैं, तो हम उनको चाहते हैं कि एकदम उच्च गुणवत्ता का मिले, स्टोर्ड मटेरियल ना मिले। हम ताजा बनवा के बिल्कुल देते हैं। इन उत्पादों का कृषि और फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इनके बहुत प्रभाव हैं, जिसमें कुछ तो तात्कालिक प्रभाव हैं और कुछ दूरगामी प्रभाव हैं। तात्कालिक प्रभाव यह है कि आपकी कृषि रसायनों की लागत 25 से 30% कम हो जाएगी। लागत जैसे अगर आप कहीं 40 किलो यूरिया डालते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप 10 किलो यूरिया कम कर दीजिए उस खेत में, हमारा उत्पाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वो लागत में कमी आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उपज जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, जितनी वो उपज लेता है उतनी ही उपज होगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तीसरी चीज, उसके उपज की गुणवत्ता पहले से बेहतर होगी। पहली बार में ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत गुणवत्ता युक्त हो जाएगा, लेकिन जो अभी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो ये रासायनिक उर्वरकों से अनाज के अंदर के पोषक तत्वों की कमी हो गई है या उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें हम न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन का काम करना चाहते हैं इसके बाद। ये तात्कालिक है। अब जो दूरगामी परिणाम है वो ये है कि आपके खेत का मृदा सुधार होगा धीरे धीरे। अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल लगातार इसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी की खेत की जो है वो गुणवत्ता बढ़ेगी, खेत में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी। और अगर आप साथ में जैसे आजकल कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती या प्रकृति की सहयोगी खेती अगर की जाए, साथ में आप इसमें जो है वो खाद, गोबर की खाद, सड़ी गली पत्तियों की खाद, जो आपके कृषि अवशेष बचे हुए हैं जिनको आप जला देते हैं, फेंक देते हैं, ये भी मिट्टी में डालें साथ में, तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी और भविष्य में आपको रासायनिक उर्वरकों की जरूरत न्यूनतम स्तर पे आ जाएगी। आप तो मिट्टी में केचुए दिखता नहीं करते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? कि मतलब ये तो केचुए, हम लोग गाँव में जाते हैं तो पहले तो केचुआ इतना ज्यादा रहते थे जिसमें मतलब खेत पूरा भरा हुआ, अब उसका पता नहीं चलता है केचुआ कहाँ चले गए। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, केचुए पे कार्य हमारे मैंडेट में नहीं है। हमारा संस्थान केचुए पे कार्य नहीं करता है, लेकिन एक सामान्य सी जो समझ है उसके हिसाब से आप इसको समझिए कि मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन उतनी नहीं होगी और आप हानिकारक कीटनाशक और रसायन डालेंगे तो वो केचुए को मारेगा। ठीक है, जो भी इंसेक्टिसाइड आप डालते हैं, केचुआ एनिलिडा का मेंबर है और साथ में आप इंसेक्टा एक साथ वाला क्लास है जिसके लिए आप तमाम जो है वो नॉन टारगेटेड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, साथ ही जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं,
उससे होता क्या है कि मिट्टी के अंदर केचुए के लिए जो उपयुक्त वातावरण होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए उनका ह्रास हो गया, धीरे धीरे वो खत्म हो गए। अगर आप मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ा दें, साथ में सड़ी गली पत्तियों की खाद डालें, कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालें, तो वापस से आप वर्मी कंपोस्ट से केचुआ डालें या केचुए धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि आपकी मिट्टी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है रसायनों के प्रयोग से, इसलिए ये समस्या है। अच्छा, कुछ गाँव को गोद लिए हैं क्या? गांवों को गोद लेने की जो बात है वो एक है, हम लोगों की आईसीआर के सभी संस्थान मेरा गांव मेरा गौरव के नाम से एक कार्य करते हैं, जिसमें कि चिन्हित गांवों में हम उनको उनकी मदद करते हैं तकनीकी बताने के रूप में, और साथ ही जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति उप योजना के माध्यम से कुछ इनपुट्स उपलब्ध कराते हैं, जैसे बीज उपलब्ध करा देते हैं, या अगर कोई और हमारा जैसा हमारे पास जैसी बजट की उपलब्धता हुई उस हिसाब से हम उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इसमें लक्ष्य भी है क्या आपका, अनुसूचित जाति परियोजना जो है? तो आप किसी कौन सा गाँव लिए हैं मतलब हमारे? गांव अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, डॉक्टर साहब बताएंगे, बट दूसरी इलाके के गाँव हैं, मधुबन इलाके के गाँव हैं, आपके ओपा एक गाँव है, सिमरी है आपका जो है 9 ब्लॉकों में है क्या? नहीं, 9 में नहीं है, चूंकि हमारे वैज्ञानिक बहुत कम है, संख्या वैज्ञानिकों की बहुत कम है, साथ में हमारा इनपुट इतना नहीं है, इतना पैसे नहीं होते कि हम सबको कवर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, फेज वाइज करते हैं, 2 साल इनको देखा है गाँव को, फिर 2 साल चेंज कर दिया। जैसे अभी हैदराबाद दिया था तो चेंज किया, अभी इस गाँव आपके मौरानीपुर साइड में है, आपके करहा के पास है, उसको ले लिया हमने। जनरली हम एक जगह से 4-5 गाँव लेते हैं, उसको कवर करते हैं 2 साल तक, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरे तरफ। इस वर्ष आपने घोसी और कोपागंज है, कोपा घोसी लिया हुआ हमने, मधुबन के 1-2 गाँव लिए हुए हैं। ये 2 साल को करने के बाद फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम करेंगे। अच्छा, ये वाला बताइए, मतलब ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक है?